जी हाँ, तो युद्ध के मैदान से एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट आई है कि क्या नेतन्याहू ने फास्फोरस बॉम्ब गिराया है। लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि लेबनान पर हमले में फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल करने की खबरें हैं। अमेरिका से मिले सफेद फास्फोरस बॉम्ब से हमला हुआ है। दक्षिणी लेबनान पर इजरायल का हमला। लेबनान पर अक्टूबर में हुए हमले में 9 लोगों के जख्मी होने की बात भी सामने आई थी। हमले में फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है और ये जानकारी यूएस मीडिया के हवाले से है। ये देखिए, आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विध्वंसक हो गया ये युद्ध, और बहुत ही खतरनाक खबर आ रही है कि क्या फास्फोरस बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यूएस मीडिया की रिपोर्ट तो यही कहती है कि इस जंग में फास्फोरस बॉम्ब का भी इस्तेमाल हुआ। देखिए कैसे ऐसा लग रहा है मानो ज्वालामुखी फटी हो। यह आसमान की तस्वीर है जहां आग के शोले नजर आ रहे हैं, क्योंकि जबरदस्त विस्फोट हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। तो केमिकल बॉम्ब, व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब, लगातार टीवी 9 भारतवर्ष वॉर कवरेज में आपको बताता आ रहा है कि किस तरीके से अब वॉर के जोन में चौथे चरण में पहुंचने से पहले विध्वंसक होने के आसार और केमिकल बॉम्ब का हो रहा है इस्तेमाल। तो बड़ी खबरें हमारे पास है कि और इस वक्त अमेरिकी मीडिया के हवाले से आई सबसे बड़ी खबर के मुताबिक इजरायल को लेकर जो दावे किए गए हैं उसकी डिटेल्स अब आपके सामने रखेंगे, क्योंकि गाजा में फास्फोरस हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि इजरायल ने फास्फोरस बॉम्ब गिराया है दक्षिणी लेबनान पर। हालांकि यूएस से मिले फास्फोरस बॉम्ब के प्रयोग को लेकर खबर यह आई कि अक्टूबर महीने में यहां दावा और किस तरीके से यह बात सामने आ रही है उसी की डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि हमले में हुआ क्या, 4 घर जलकर खाक हो चुके हैं और 9 लोगों के जख्मी होने की खबर भी सामने आ रही है। और इस हमले का आखिर पता कैसे चला, यह है बड़ा सवाल। कहा जा रहा है कि विवाद है, सफेद फास्फोरस बॉम्ब के अवशेष मिले जिसे लेकर के, और युद्ध अपराध के तहत जांच की मांग भी की गई है। खास बात यह है कि फास्फोरस बॉम्ब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगा हुआ है। 1980 में जेनेवा कन्वेंशन में ही इस पर बैन लगा था। उसके बावजूद इस युद्ध में अगर फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल हो रहा है तो यह बेहद चिंता बढ़ाने वाली खबर है। और फास्फोरस बॉम्ब, इसे इतना खतरनाक क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए। हालांकि इसके इस्तेमाल पर जाहिर सी बात है प्रतिबंध है, बैन है, लेकिन बावजूद इसके ये बड़ी खबरें सामने आ रही है। कितना घातक होता है ये जानिए, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जलता है और तेजी से चारों ओर आग फैल जाती है। धुएं से इंसान का दम भी घुटने लगता है, यहाँ तक कि आंतरिक त्वचा बुरी तरह से खराब हो जाती है। जी हाँ, अंदरूनी अंगों को भी इससे नुकसान पहुंचता है, ये भी जानकारी मिल रही है। फास्फोरस बॉम्ब बेहद खतरनाक, बेहद घातक है, इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। अब इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। इजरायल और लेबनान के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में अब तक फास्फोरस बम का इस्तेमाल होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इजरायली हमले में प्रतिबंधित फास्फोरस बम का इस्तेमाल हो रहा है। लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इजरायल ने अमेरिका से मिले सफेद फास्फोरस बम से दक्षिण लेबनान पर हमला किया है। ये दावा वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है। इस पोस्ट में लिखा है कि दक्षिण लेबनान में इजरायल ने अमेरिका से मिले फास्फोरस हथियार का इस्तेमाल किया था, जिसमें 4 घर जलकर खाक हो गए और 9 लोग घायल हो गए थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजरायल ने इस घातक विस्फोट का इस्तेमाल अक्टूबर में किया था। खास बात यह है कि 1980 में जेनेवा कन्वेंशन में फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था। आपको बता दें कि फास्फोरस बम ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जलता है और तेजी से चारों ओर आग फैल जाती है। उसके धुएं से इंसान का दम घुट सकता है और आंतरिक त्वचा बुरी तरह खराब हो जाती है। इस बम से अंदरूनी अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। हकीकत यह है कि गाजा में इजरायली हमले तेज होते जा रहे हैं। इजरायली सेना ने गाजा में रात भर किस तरीके से बमबारी की, एक और तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि हमास के ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए जा रहे हैं। ये अब से थोड़ी देर पहले की उस वक्त की तस्वीर जहां देखिए किस तरीके से रात के वक्त भी आसमान में ये रोशनी नजर आई। ये रोशनी नहीं बल्कि वो गोला बारूद है जहां पर हमने देखा किस तरीके से अब अलग अलग तरीके से केमिकल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और वहीं इजरायली सेना पर हमास का काउंटर अटैक भी हुआ है। दक्षिण गाजा में इजरायली बेस को उड़ा दिया गया। एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर से ये अटैक किया गया। हमास लड़ाकों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग।
गाजा में 67 दिनों से बारूदी गदर जारी है। न इजराइल की बमबारी रुक रही है, न ही हमास के हौसले अभी तक पस्त हुए हैं। इजरायली सेना बैटल ग्राउंड में जमीन और आसमान से गोली बरसा रही है। हमास के ठिकानों को मिट्टी में मिला रही है। इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर नॉन स्टॉप हमले कर रही है। 24 घंटों में 300 से ज्यादा ठिकानों पर हमला कर नेस्तनाबूद कर दिया है। 67 दिनों में सिर्फ गाजा में 18,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना सबसे ज्यादा खान यूनिस में बमबारी कर रही है। आईडीएफ के हमलों में खान यूनिस का पूरा इलाका बारूदी बवंडर से दहल गया है। इजरायली फोर्स के ऑपरेशन के दौरान कई हमास के लड़ाके ढेर हुए हैं। गाजा में इजरायली वायुसेना आसमान से मिसाइलें गिरा रही है और ग्राउंड ऑपरेशन के जवान भीषण गोलीबारी कर रहे हैं। इजरायली तोप हमास के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। M109 होवित्जर ने वॉर जोन में भारी तबाही मचाई है। आर्टिलरी ब्रिगेड के एक्शन में इजरायली ग्राउंड फोर्सेस के जवान आगे बढ़ते हुए हमास के ठिकानों पर गोले बरसा रहे हैं। और दक्षिण गाजा में और आक्रामक हुआ हमास। बड़ी खबर खान यूनिस में आईडीएफ के काफिले पर हमले को लेकर है। हालांकि छापेमारी कर रहे इजरायली सैनिकों पर हमला, जहां घात लगाकर हमास ने मोटरार अटैक किए हैं और ड्रोन हमले में आईडीएफ की आर्टिलरी तबाह हुई है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच कई मोर्चों में खूनी संघर्ष जारी है। इजरायली सेना बारूद बरसा रही है तो हमास के लड़ाके भी जंगी मैदान में काउंटर अटैक कर रहे हैं। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस को इजरायली सेना मिट्टी में मिला रही है। वहीं हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों के खिलाफ गुरिल्ला वॉर कर रहे हैं। हमास के लड़ाके घात लगाकर आईडीएफ को निशाना बना रहे हैं। इजरायली वाहनों को तबाह कर रहे हैं। इजरायली सैनिकों की छापेमारी के दौरान हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के काफिले पर मोर्टार से हमला बोला। घात लगाकर बैठे हमास के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ हमला किया। आईडीएफ के मरकावा टैंक पर हमास लड़ाकों ने ग्रेनेड से हमला किया। हमास के हमले में मरकावा टैंक को भारी नुकसान पहुंचा है। हमास ने आईडीएफ सैनिकों पर चुन कर हमला किया है। हमास ने इजरायल को धमकी दी है कि अगर इजरायली सेना उसकी शर्तें नहीं मानती है तो इजरायली बंधक जिंदा नहीं मिलेंगे। हमास ने पिछले 10 दिनों में कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। हमास ने कहा है कि हमले में अब तक 180 आर्म्ड व्हीकल तबाह हो गए हैं। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरी गाजा में आमने सामने की जंग जारी है। जबालिया इलाके में करीबी लड़ाई, हमास ठिकाने पर आईडीएफ की गोलीबारी हुई है। ग्रेनेड और मशीन गन से विस्फोटक अटैक की खबर। इजरायल ने जारी किया है हमले का वीडियो। हमास इजरायल के बीच बारूदी जंग जारी है। बारूद वर्षा कर रही इजरायली फोर्स ने कई कैंपों को निशाना बनाया है। जबालिया कैंप पर इजरायली सेना लगातार हमला कर रही है। इस इलाके में आईडीएफ की नाहल ब्रिगेड काफी एक्शन में दिखाई दे रहा है। नाहल ब्रिगेड ने इस एरिया को पूरी तरह से घेर लिया है। जबालिया से हमास और आईडीएफ के बीच विध्वंसक वॉर की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ इजरायली सैनिकों और हमास लड़ाकों के बीच गन फाइट हो रही है। मीडिया के कैमरों के बीच ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। पिछले एक हफ्ते में इजरायल ने हमास के 50 गनमैन मार गिराने का दावा किया है। इजरायल ने अब गाजा के हमास के खात्मे के लिए अपनी अलग अलग बटालियन को मैदान में उतारा। गाजा के शैजिया इलाके में गोलानी इन्फेंट्री ब्रिगेड के जवानों ने हमास के गढ़ में घुसकर हमला किया है। उत्तरी गाजा के बेतलाहिया इलाके में भी इजरायल ने भीषण बमबारी की है। आईडीएफ ने एक स्कूल पर हमला किया है। हमले में खलीफा स्कूल पूरी तरह बर्बाद हो गया है। और वहीं वेस्ट बैंक में इजरायली सेना पर हमला हुआ है। फिलिस्तीनियों ने किया है काफिले पर अटैक। अस्पताल में छापेमारी करने आई थी आईडीएफ। अस्पताल पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगा है। आईडीएफ पर बुलडोजर चलाने का आरोप। इजरायली सेना गाजा के बाद सबसे ज्यादा वेस्ट बैंक पर ध्यान दे रही है। वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा जमाने के लिए लगातार हमले कर रही है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। वेस्ट बैंक में हमास और इजरायली फोर्स के बीच कई जगह आर पार की लड़ाई हो रही है। ये तस्वीरें वेस्ट बैंक से आई हैं, जहां एक ऑपरेशन के दौरान इजरायली फोर्स पर हमला किया गया। फिलिस्तीनियों ने आईडीएफ के काफिले पर जोरदार प्रहार किया। अस्पताल परिसर में जमा लोग इजरायल के बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में कई इलाकों में इजरायली सेना कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं कि हमास समर्थकों और फिलिस्तीनियों के बीच तनातनी जैसा माहौल है। आईडीएफ की टीम एक बुजुर्ग महिला के साथ बदसलूकी कर रही है, उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। वहां मौजूद लोग महिला के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। वहां मौजूद लोग इजरायली सेना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कार्रवाई का वीडियो भी बना रहे हैं। और दक्षिण लेबनान में इजरायल के बड़े हमले को लेकर खबर, जहां हेलीकॉप्टर से इजरायली सेना ने कई बॉम्ब गिराए हैं और हिजबुल्लाह का एंटी टैंक मिसाइल यूनिट निशाना बनाया गया। आपको बता दें, यफ्ता में हिजबुल्लाह ठिकाना तबाह करने का दावा।
एक तरफ गाजा पर इजरायली सेना बारूदी बौछार कर रही है, वहीं हिजबुल्लाह से एक एक हमले का हिसाब कर रही है। लेबनान की तरफ से दागे गए एक एक रॉकेट का करारा जवाब दे रही है। इजरायली वायुसेना लेबनान पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। बेशुमार बमबारी से लेबनान बॉर्डर दहल गया है। बारूदी प्रतिशोध में चल रहे इजरायल ने दक्षिण लेबनान में हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के घर में घुसकर आईडीएफ के जवान गोली बरसा रहे हैं। हिजबुल्लाह के आतंक की सल्तनत को खत्म कर रहे हैं। इजरायली हमले का हिजबुल्लाह की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। विनाशकारी हमले के बीच इजरायल ने लेबनान को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि 48 घंटे में हिजबुल्लाह अपनी पोजीशन पर लौटे तभी हमले बंद होंगे। अगर हिजबुल्लाह पीछे नहीं लौटा तो इजरायल गाजा की तरह लेबनान को भी खंडहर बनाने में देर नहीं करेगा। अब देखना होगा कि इजरायल की इस धमकी का हिजबुल्लाह को कितना असर पड़ता है। हिजबुल्लाह पीछे हटता है या इजरायल पर पलटवार करेगा। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पुतिन के राजनीतिक विरोधी एलेक्सी नावल्नी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि रूस की जेल में 19 साल की सजा काट रहे थे नावल्नी। आपको बता दें, जेल में बंद कैदियों की लिस्ट से नावल्नी का नाम गायब है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े आलोचक भी ये माने जाते हैं। और एलेक्सी के लापता होने की इनसाइड स्टोरी भी अब आपके लिए जानना जरूरी है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए सबसे पहले आपके सामने इंफॉर्मेशन होगी पुतिन के इस दुश्मन नंबर 1 के बारे में, जहां देखिए किस तरीके से बड़ी खबर सामने आ रही है नावल्नी के लापता होने को लेकर। हालांकि जनवरी 2021 से इनके बारे में खबर है कि ये रूस की जेल में बंद है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश भी होना था। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जनवरी 2021 से रूस की जेल में बंद नावल्नी को लेकर आज ये खबर सामने आ रही है। जेल अधिकारियों ने बहाना बनाकर इन्हें पेश नहीं किया और 6 दिनों से नावल्नी के बारे में फिलहाल कोई जानकारी भी नहीं है। परिजनों और समर्थकों को हालांकि जान का खतरा जरूर सता रहा है, लेकिन पुतिन के कई विरोधियों की जिस तरीके से रहस्यमय मौत हो चुकी है उसके बाद नावल्नी को लेकर यह चिंता जताई जा रही है। हालांकि इंपॉर्टेंट यह भी है कि किस तरीके से अभी तक पुतिन के दुश्मन नंबर 1 के गायब होने को लेकर यह खबर सामने आई है, लेकिन अब लुहांस्क में रूसी सेना के भीषण हमले को लेकर खबर मिल रही है, जहां यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर ग्रेनेड अटैक हुआ है और रशियन आर्मी का यह रॉकेट से ताबड़तोड़ हमला। आपको बता दें, पेरोवोमेस्कोय में कई यूक्रेनी ठिकानों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। यूक्रेन में एक साथ कई फ्रंट पर हमले हो रहे हैं। यूक्रेन रूस पर विध्वंसक हमला कर रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। विध्वंसक अटैक की तस्वीर भी सामने आई है। हमले में क्रू मेंबर बाल-बाल बचे हैं। क्रू मेंबर कॉकपिट खोलकर पैराशूट के जरिए भागते हुए दिखाई दिए। लिमन इलाके में भी दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। लेमन में रूस ने 82 mm वेसिलियोक ऑटोमेटिक मोर्टार से यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी पर हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों मोर्टार से दागे गए हैं। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। कोपियांस में रूस यूक्रेन के बीच खूनी संघर्ष जारी है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने कोपियांस पर यूक्रेनी हमले को उसकी सेना ने नाकाम कर दिया है। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर 3 बार हमले की कोशिश की, लेकिन रूसी सेना ने उसे नाकाम कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेन की पूरी प्लाटून को तबाह कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में एक यूक्रेनी सैनिक को बंदी बना लिया गया। आर्टिकल 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेख लिखा है। 370 कलंक जिसे मैं मिटाना चाहता था। पीएम मोदी ने अपने आर्टिकल में लिखा है, जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ वो राष्ट्र और वहां के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात था। 370 बाधा थी जो गरीब, वंचित, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के लिए पीड़ादायक थे। फैसले से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत हुई है। घाटी में हिंसा, अस्थिरता की कल्पना नहीं की जा सकती। जम्मू कश्मीर को अब अधिकार और विकास दोनों मिलेंगे। 370 ने एक ही राष्ट्र के लोगों के बीच दूरियां पैदा की। 5 अगस्त 2019 पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आर्टिकल लिखा है 370 को लेकर के, जिसमें उन्होंने बताया है कि जम्मू कश्मीर के लिए 370 कितनी बड़ी बाधा थी, जहां विकास नहीं हो पा रहा था। लेकिन 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर का विकास साफ तौर पर देखा जा रहा है। 370 से राष्ट्र के लोगों के बीच दूरियां थी। अपने आर्टिकल में उन्होंने ये भी लिखा। लेकिन राजस्थान से बड़ी खबर यही है कि आज सीएम पर होगा फैसला। जयपुर में विधायक दल की बैठक है। जयपुर राजनाथ सिंह भी जाएंगे।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद अब सबकी नजर राजस्थान पर है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सस्पेंस से आज पर्दा उठने वाला है। सूत्रों की माने तो आज विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग जाएगी। विधायक दल की बैठक से 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे के तेवर से बीजेपी आलाकमान के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। माना जा रहा है कि पिछले दिनों बीजेपी के करीब 60 विधायक वसुंधरा राजे से मुलाकात कर चुके हैं। ज्यादातर विधायक यही कह रहे हैं कि सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी। कुछ विधायक ये भी कहते हुए नजर आए कि वो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पर कुछ विधायकों की कथित बाड़ेबंदी के भी आरोप लगे थे। वसुंधरा राजे लगातार आलाकमान को खुश करने में लगी हुई हैं। लगातार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ भी कर रही हैं। पहले चुनाव में जीत का श्रेय देने की बात हो या धारा 370 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब देखना होगा कि आलाकमान एक बार फिर वसुंधरा राजे के नाम पर मोहर लगाता है या कोई और सीएम का चेहरा होगा। और वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर एक बड़ी खबर है। बैठक में निर्दलीय विधायकों को नहीं बुलाया गया। कुछ निर्दलीय विधायकों ने बिना शर्त समर्थन पत्र भी दिए। बैठक के बाद सीधे राज्यपाल को सौंपे जाएंगे समर्थन पत्र। निर्दलीय विधायकों को जयपुर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में सीएम पद के नाम के ऐलान होने के बाद से ही सभी कयासों पर विराम लग गया और बीजेपी ने मोहन यादव के नाम पर मुहर लगाकर सबको चौंका दिया। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी के चौंकाने वाले आंकड़े आए, उसी तरह सीएम पद के नाम का ऐलान कर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। सीएम पद के लिए कई नाम सामने आए, लेकिन मोहर लगी उस नाम पर जिसकी कोई दूर दूर तक चर्चा नहीं थी। विधायक दल की बैठक में खुद शिवराज सिंह ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा, सबको चौंका दिया। विधायकों ने सर्वसहमति से मोहर भी लगा दी। भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती है। आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है, मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ और उससे विकास के काम को आगे बढ़ाना, यशस्वी प्रधानमंत्री के काम को आगे बढ़ाना। शिवराज सिंह ने मोहन यादव को बधाई दी। देश को नए मुख्यमंत्री मिल गया, उनको बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर प्रधानमंत्री ने सबको चौंका दिया है। पीएम ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। और मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव ने TV9 से खास बातचीत की। मोहन यादव ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे साथ हैं। सर, चौंकाने वाला नाम आपका रहा है। अब ये बताइए कि क्या चुनौतियां आपके सामने रहने वाली हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी पार्टी को इसी कारण से श्रद्धा से देखता है और मुझे जैसे कार्यकर्ता को मौका दिया है, बहुत धन्यवाद। सर, आप इसके अलावा आप महाकाल की नगरी से आते हैं, मानते हैं महाकाल का आशीर्वाद है? निश्चित बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है, माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, नड्डा जी, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी, सभी लोगों का आशीर्वाद है और हम विचार के लिए जाने जाते हैं, इसलिए हमको इसमें शिवराज सिंह चौहान को आदर्श मानते हैं? निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो कह रहे हैं कि वो अपना आदर्श शिवराज सिंह चौहान को मानते हैं। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व और साथ ही साथ बाबा महाकाल का आशीर्वाद रहा है कि आज वो मुख्यमंत्री पद पर काबिज है। कैमरा पर्सन शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। अब मोहन यादव के मुख्यमंत्री चुने जाने पर उनके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। आपके बेटे मुख्यमंत्री बन गए आप प्रदेश के, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रही है। सारी दुनिया की खुशी से मेरी खुशी, ऊपर वाले की मेहरबानी, जो भी करे वो सब मुख्यमंत्री बन गए आपको? बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का कोई ठिकाना नहीं। सोचा था कि ऐसा दिन भी आने वाला है? ऐसा तो कभी नहीं सोचा था, पर महाकाल बाबा ने फल दिया मेहनत का, तो उसको अच्छे से निभाएंगे। बताइए, पापा जो है मुख्यमंत्री बन गए जी, कैसा लग रहा है? आप सब उज्जैन वासियों को बाबा महाकाल का बहुत बहुत आशीर्वाद मिला है, सौभाग्य मिला है कि उज्जैन के फेस के तौर पे सीएम अपना मध्य प्रदेश का दिया गया है, तो बहुत खुशी का माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है भैया। आप भी काफ़ी चुनाव के समय में काफ़ी एक्टिव रहे, पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। नहीं साहब, कंधे से कंधा मिला के तो नहीं, उनके पीछे पीछे जो उन्होंने बताया है कि यहाँ ऐसे जाना है, अपने को अपना विकास कार्य किस तरीके से अपन लोगों के बीच में बता सकते हैं, तो उसी तरीके से बताया गया। और राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को संविधान में अस्थायी प्रावधान बताया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला किया।
अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थाई समझ। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है, उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं। मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान। और राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के बीच बहस भी देखने को मिली। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर और अनुच्छेद 370 पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह पर तंज कसा। मैं दिग्विजय सिंह को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं सर। जब भी वो हंसकर बोलते हैं तब बहुत समाज के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। बड़ा रिकॉर्ड है उनका, मैं रिकॉर्ड को जानता हूं। आज भी हंसकर बोले, मैंने बोला क्या निहितार्थ थे, फिर मैंने ध्यान से उनकी चीज को याद कर सोचा तो मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने कहा कि भाई किसी का छीनकर तो नहीं लगो। ये गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं, गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं। मैं आज फिर से कह देता हूं मान्यवर, बैठ जाइए दिग्विजय जी, अब हो गया, लोग समझ चुके हैं आपको, बैठ जाइए। मान्यवर, मान्यवर, he is not yielding, he is not yielding, he is not yielding। हालांकि दोनों नेताओं के बीच बहस को बढ़ता देख सभापति जगदीप धनखड़ ने मामले को संभालते हुए बहस को रोक दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान अपने बयानों को लेकर अक्सर बीजेपी के निशाने पर रहते हैं, लेकिन संसद भवन परिसर में एक अलग ही तस्वीर दिखाई दी। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह शफीकुर रहमान से हेल्थ टिप्स लेते नजर आए। कम और कम दो चीजें कम से कम खाता हूँ, एक रोटी चपाती दिन भर में खाता हूँ और बहुत परहेज के साथ। अच्छा, वो परहेज ही तो बताइए। परहेज ये मैं बहुत दिनों से आपकी तलाश में था। हाँ बताइए। परहेज ये सादी दाल रोटी या ये मतलब ये कि सब्जी वगैरह ये ज़्यादा। नॉन वेज नहीं लेते? कम लेते। अच्छा। आपकी स्मरण शक्ति भी बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल। और कितने साल के आप हो गए? 94 साल। 94 साल। हाँ है अभी 20 उम्र नहीं। हाँ। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और कथित जमीन घोटाले में आज पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर राज्य सरकार की छवि खराब कर रही है। इससे पहले ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज पेश होने के लिए समन किया है और उनसे बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 6ठी बार समन जारी किया है। इससे पहले 5 बार प्रवर्तन निदेशालय की ओर से समन जारी हुआ, लेकिन वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। मामले को लेकर बीजेपी ने भी सीएम हेमंत सोरेन पर जांच से भागने का आरोप लगाया है। देखिए, आप तो मैं मुख्यमंत्री जी को सलाह दूंगा, भाई आप तो बिना देर किए उनको जाना चाहिए, आज ही रोना चाहिए, बताना चाहिए। अगर ये कानून का खुद ही पालन नहीं करेंगे मुख्यमंत्री, तो फिर राज्य के महामहिम को अब कदम उठानी चाहिए। जो कानून को धत्ता बताता हो, कानून को जो ठेंगा दिखाता हो, फिर वैसे आदमी के साथ क्या सलूक होना चाहिए, बर्खास्त कर देनी चाहिए। और बड़ी खबर है, गोगा मेडी हत्याकांड की जांच में जुटी है एनआईए की टीम जयपुर पहुंची। एनआईए ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की है। अब तक हत्याकांड में 2 शूटर समेत 3 की हो चुकी है गिरफ्तारी। एनआईए शूटर्स की कस्टडी के लिए कोर्ट में देगी अर्जी। तो ये बड़ी खबर है, एनआईए की टीम जयपुर पहुंच गई है और इस पूरे हत्याकांड की तहकीकात की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ध्वज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। ध्वज, आगे की कार्रवाई क्या होगी? एनआईए अब शूटर्स की कस्टडी के लिए कोर्ट में अर्जी भी देने वाली है। अभी तक की पूछताछ में क्या पता चल पाया है?
देखिए, राजस्थान पुलिस की जो एसआईटी टीम है इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और अब तक 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। रिमांड पर जो 7 लोग हैं वो रिमांड पर चल रहे हैं और पूरी तरीके से कल एक जो लेडी डॉन है जो कि जिसने इनका सहयोग किया था वो भी जो है गिरफ्तार हुई है। जयपुर के प्रताप नगर इलाके में पूजा सैनी की नाम की युवती को गिरफ्तार किया है और जानकारी ये भी मिल रही है कि AK-47 भी इसके पास मिली है। यानी कि जो पंजाब पुलिस ने जो अलर्ट जारी किया था तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि जो है सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के लिए AK-47 का इंतजाम किया जा रहा है। तो इसको लेकर जो है पूरी तरीके से ये जो बदमाशों का जो शिकंजा है वो एसआईटी ने कस दिया है और कल देर रात को एनआईए की टीम यहाँ पहुंची है और एनआईए की टीम अब जांच कर रही है इस पूरे मामले की और जो एनआईए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाएगी उसके बाद में ये पूरा जो केस है जो कि एसआईटी के पास में है राजस्थान पुलिस की, वो एसआईटी से ट्रांसफर होगा एनआईए की टीम को। एनआईए की टीम जो है इस पूरे मामले को देखेगी और जो भी मास्टरमाइंड है उनको गिरफ्तार करने का प्रयास करेगी और किस तरीके से ये घटनाक्रम रचा गया और जो हत्याकांड की जो साजिश रची गई इसको लेकर पूरी तरीके से एनआईए की टीम अब जांच कर रही है। मामले की जांच पर आगे भी बॉयज नजर बनाए रखें क्योंकि लगातार जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई थी जब सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की साजिश में शामिल एक महिला की गिरफ्तारी हुई और महिला का नाम पूजा सैनी है। उस पर शूटर नितिन फौजी की मदद के आरोप हैं। पूजा का लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा से भी कनेक्शन सामने आया। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में एक लेडी डॉन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का काम संभालने वाली पूजा सैनी को जयपुर से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गोगामेडी हत्याकांड से पहले पूजा सैनी और उसके पति ने नितिन फौजी को अपने घर पर रखा था। पुलिस जांच में पूजा को लेकर कई खुलासे हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा से पूजा का कनेक्शन, हत्या से पहले हथियार सप्लाई करने और पैसा देने का आरोप, फर्जी आईडी पर एक युवक के साथ जयपुर में रह रही थी पूजा सैनी, AK-47 का करीब 5 महीने पहले क्लिक किया गया फोटो जो मेमोरी कार्ड से मिला। 5 दिसंबर को हमलावरों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोलियों से भून दिया था। 10 दिसंबर को राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन पर 2 शूटर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। अगली खबर है दिल्ली से, जहां मेट्रो ट्रैक पर अजीब ड्रामा दिखा। दिल्ली के शादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक लड़की बीच ट्रैक पर पहुंच गई। लड़की एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक से कूदने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे आन एंड फन में बचा लिया गया। दिल्ली में सरेशम एक लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की जिससे एक बार की पटरी पर हाई वोल्टेज ड्रामा होने लगा। मामला दिल्ली के शादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास से सामने आया है। तस्वीर में दिख रहा है कि एक लड़की मेट्रो स्टेशन से आगे ट्रैक पर निकलकर बाउंड्री के पास खड़ी है। वीडियो में लड़की एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक से नीचे कूदने की कोशिश भी कर रही है। इसी बीच वो अपने मोबाइल फोन से किसी से लगातार बात करती नजर आ रही है। नीचे सड़क से गुजर रहे लोगों ने उसे देखा तो शोर मचाना शुरू किया। इसी बीच सामने से आ रही मेट्रो ट्रेन के ड्राइवर की नजर लड़की पर पड़ती है। वो ट्रेन रोक देता है। ट्रेन में मौजूद सुरक्षा जवान आनन फानन में ट्रैक पर उतरते हैं और लड़की को काबू में कर लेते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूछताछ के बाद लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। और रायगढ़ पुलिस ने छापेमारी का ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, करोड़ों के ड्रग्स बरामद किए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पुलिस ने एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर करोड़ों की ड्रग पकड़ी है। इतना ही नहीं, यहाँ फैक्ट्री के एक हिस्से में ड्रग्स बनाने के लिए मशीनरी भी सेट की गई थी। बताया जाता है कि यहाँ एमडी ड्रग्स बनाई जाती थी जिसके बाद उसे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई से लेकर पुणे, नासिक तक सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। तो टोटल जो मुद्देमाल है जो हस्तगत किया है वो है 85 kg 200 ग्राम ऑफ मेफेड्रॉन और जो पूरा मुद्देमाल है उसकी जो कीमत है वो है 107 करोड़ रुपया। इतना सारा मुद्देमाल जो है जब्त किया गया है और 3 लोगों को, जो एक व्यवस्थापक है और दूसरे 2 उनके साथी हैं, उनको ताबे में लिया है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
शुरुआती जांच में ये खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार 3 आरोपियों में एक डॉक्टर है जो इस ड्रग्स के काले कारोबार का मास्टरमाइंड है। आरोप है कि उसी के आइडिया पर यह कारोबार को किया जाता था। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के फिरोजाबाद की नगला सिंधी पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 4 बने हुए तमंचे और कई अधबने तमंचे बरामद किए हैं। इसके अलावा हथियार बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए हैं। एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है और उनके पास से भारी मात्रा में अवैध अस्त्र शस्त्र साथ ही साथ उसके बनाने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। कुल इन्होंने 4 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 4 जो है बने हुए तमंचे 315 बोर और 32 बोर और 5 जो है अधबने तमंचे, साथ ही साथ भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए हैं और खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। ये गिरोह बीएड में हथियार बनाने की फैक्ट्री चला रहा था। ये लोग यहाँ बनाए गए अवैध असलहों को महंगे दामों में बेचते थे। पकड़े गए आरोपियों में से 2 पहले भी अवैध असलहों का व्यापार करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया है और मामले में आगे की जांच जारी है।